है। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, परिवार ने कहा पारो छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, और आज तुमने कहा शहर छोड़ दो। एक दिन आएगा जब सब कहेंगे दुनिया छोड़ दो। तो यहां बन रहा है, ममता दीदी ने कहा बंगाल छोड़ दो, केजरीवाल ने कहा दिल्ली पंजाब छोड़ दो, लालू नीतीश ने कहा बिहार छोड़ दो, अखिलेश ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन ने कहा तमिलनाडु छोड़ दो। वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस ही कहेंगे राजनीति छोड़ दो। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए जहां पर वर्तमान में एनडीए का शासन चल रहा है, लोकसभा के अंदर 18वें नंबर के जो चुनाव होने हैं, इसके लिए बिहार की राजधानी पटना के अंदर एक बैठक हुई जिसके अंदर विपक्षी एकता दर्शाई गई और बताया गया कि किस प्रकार से वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है जिसके माध्यम से एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए विपक्ष एक हो रहा है, और कौन सी विपक्षी पार्टियां एक साथ हो रही हैं, क्या विपक्ष एक हो पाएगा, क्या देश के अंदर फाइनली 2 पार्टी सिस्टम हो जाएगा जिस तरह से अमेरिका में है, जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक 2 पार्टी मेजॉरिटी वहां पर चुनाव लड़ती हैं, इसी प्रकार से क्या यहां पर भी इंडिया के अंदर 2 ही मेजर पार्टी रह जाएंगी, क्या यूपीए बनाम एनडीए रहने लगेगा, क्या देश के अंदर लोकतंत्र में अब फिर से वो व्यवस्थाएं आ पाएंगी जिसके तहत बहुमत का शासन यानी 50% से ऊपर का शासन या फिर वोट शेयर प्राप्त करने वाली पार्टी देश की सत्ता चलाएगी। ये सवाल सारे की सारे हैं जिन्हें आज के सेशन में आप समझ पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि इस सबके प्रयास से देश में विपक्षी एकता में जो लोकल पार्टीज हैं उनका कद बढ़ा है या घटा है। तमाम बातें आज के सेशन में, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है 2024 इलेक्शन की, और इस इलेक्शन के अंदर कौन से मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर पार्टियां एक हुई, क्या भविष्य की रणनीति बनी, कौन पार्टी आने से इनकार की, सारी बातें बताते हैं। तो देखिए, आप यहां पर खबर देख रहे हैं, ऑल सेट फॉर अपोजिशन मीट एज पटना टू बी फर्स्ट बैटल ग्राउंड बिफोर 2024। अपोजिशन मीटिंग पटना हाईलाइट्स मल्लिकार्जुन खड़गे टू चेयर नेक्स्ट मीटिंग इन शिमला। यानी 2 बातें क्लियर हुई। पहला कि पटना के अंदर पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग शिमला में होने वाली है। यानी पहली मीटिंग में कॉन्क्रीट कुछ नहीं निकला है, लेकिन सहमति व्यक्त की गई है कि भविष्य में हम सब साथ होंगे। तो ऐसी स्थिति में जुलाई के फर्स्ट वीक में संभवतया शिमला में बैठक होगी सभी पार्टियों की। अपोजिशन मीट 15 पार्टी यहां पर एग्री करी 2024 के अंदर इलेक्शन एक साथ लड़ने के लिए। यानी यह हुआ कि जिस प्रकार से वर्तमान के अंदर यूपीए के अंदर मतलब जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है उसके अंदर पार्टीज का एका है, भविष्य में संभव है कि 15 पार्टी को एक अलग नाम लेकर के चुनाव लड़े। और वो 15 पार्टी कौन सी हैं जो इस बात पर सहमत हुई, और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह संभव है कि जिन जिन राज्यों के अंदर बीजेपी इस समय लीडिंग है या फिर जहां पर बीजेपी की सरकार है या फिर बीजेपी के जहां पर फिलहाल एमपी हैं, क्या वहां पर विपक्ष के एक हो जाने से उन्हें चुनौती मिलने के आसार रहेंगे? क्या इस प्रकार से वर्तमान में जो एनडीए है उसको हटाने का प्रयास किया जा सकेगा? आइए इन सभी खबरों को देखते हैं। और इसमें एक चीज जो निकल कर आती है वो ये है ममता बनर्जी का स्टेटमेंट। तो 2-3 चीजें आपको फिलहाल समझनी चाहिए। पटना में मीटिंग हुई, नीतीश कुमार जी के द्वारा आयोजित की गई। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जो हैं, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि शिमला में एक और मीटिंग होगी। ममता बनर्जी का जो बयान है वो क्या है? अपोजिशन यूनाइटेड, दैट मीन्स विपक्ष एकजुट है। तो यहां पर ममता बनर्जी जी द्वारा दिया गया जो फॉर्मूला है उसकी बातें की जा रही है। क्या वो फॉर्मूला है? तो ये तस्वीरें हैं, एक बार के लिए आप इन्हें देखें। खड़गे साहब बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी, सभी बड़े जो गणमान्य नेता हैं, उनके पीछे जो मतलब सेकंड लाइन नेता हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर पटना में आप विपक्षी नेताओं को देख सकते हैं। लालू जी के जो पुत्र हैं वो हैं, समाजवादी पार्टी से अखिलेश जी हैं, सोरेन साहब हैं, खड़गे साहब हैं। ये सब आपको बड़े नेता जो विपक्ष में सामान्यतः आपको दिखाई देते हैं वो आपको पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई पड़ते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल जी दिखाई नहीं पड़ते। क्यों नहीं दिखाई दिए वो भी बताएंगे, क्योंकि ये मीटिंग में तो गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मतलब मीटिंग के बाद जनता से जो पत्रकारों से बात करने का जो समय था उसमें ये प्रकट नहीं हुए। तो इन्होंने अपने द्वारा नाराजगी जाहिर की। क्या जाहिर की है वो भी बताएंगे कि यानी मीटिंग के परिणाम भी, रुझान भी आने शुरू हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप भी करना शुरू कर दिया। खबर क्या है? विपक्षी दलों की जो शुक्रवार 23 जून को पटना में बैठक हुई उसमें केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सब लोग एक साथ हैं। इनका असल उद्देश्य ये है, यानी सब पार्टी इसलिए एक हो रही हैं कि जब बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं, मान लीजिए कि हम इस तरह से बात करें कि एक पार्टी है, लेट्स से बीजेपी का गठबंधन एनडीए है, तो बोले अगर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार होते हैं तो एक तरफ मान लीजिए कांग्रेस है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है, एक तरफ टीएमसी है,
तो बोले जब हम सब लोग अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर देते हैं तो होता यह है कि इनकी आइडियोलॉजी का समर्थन करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो वोट में कम हो, जैसे 2019 के अंदर अगर आप इलेक्शन रिजल्ट्स देखें तो 37% वोट शेयर है लगभग कुल 100% में से बीजेपी का, लेकिन वो चुनाव जीतकर सरकार बना ले गई। 100% में से 37% वोट शेयर है। वहीं दूसरी तरफ अगर अदर्स की बात की जाए तो उनके पास इनसे भी ऊपर का वोट शेयर है। ऑब्वियस ही बात है ना, 50% से ज्यादा बचा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यदि ये जो बचे हुए लोग हैं ये अपने अपने प्रत्याशी ना उतारकर एक कॉमन प्रत्याशी उतारें, यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जारी कर दें अपना, जैसे भाई कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, अगर सब अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे तो होता यह है कि जो जनता है उसके पास में ऑप्शंस बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। दैट मीन्स उन्हें यह पता चल जाता है कि भाई कांग्रेस का व्यक्ति कांग्रेस को वोट देगा, समाजवादी का, टीएमसी को टीएमसी का, आरजेडी का आरजेडी को, आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी को, तो वोट बढ़ जाते हैं। तो विपक्ष का वोट डिस्ट्रीब्यूट होने से बीजेपी को एकजुट जो वोट मिलते हैं उससे ये पार्टी जीत जाती है। यानी एक प्रकार से ये सब लोग बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, यानी कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो तो एक साथ एक ही जगह वोट दे रहा है, बाकी लोगों का वोट बट रहा है। तो अब क्या किया जाए? तो यहां पर ममता बनर्जी द्वारा, यानी टीएमसी के जो मुखिया हैं उनके द्वारा ये सजेस्ट किया गया, क्या सजेस्ट किया गया कि जहां पर कोई पार्टी 2019 का चुनाव या तो जीती हो, यानी जिसने या तो इलेक्शन उस समय जीत लिया हो नंबर 1, या फिर वो वहां पर नंबर 2 पर रही हो, सेकंड लाइन में रही हो, रनर अप रही हो। मान लीजिए कि कहीं पर ऐसी कोई सीट थी जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का ही सीधा मुकाबला था, जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के साथ साथ एमपी की अगर बात करें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, जहां पर कांग्रेस सेकंड नंबर पर रही हो या कांग्रेस जीती हुई हो। ठीक इसी प्रकार से अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस था। तो जहां पर टीएमसी सेकंड नंबर पर रही या विजेता रही, तो जो जिस क्षेत्र का विजेता रहा या फिर जो वहां का हारने वाला रहा, उनको ही उस जगह की सीट दी जाए। उसके अलावा बाकी सब लोग संयुक्त रूप से अपने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर करें। सरल भाषा में समझिए कि 543 सीटें हैं, उदाहरण के लिए ऐसे समझिए लोकसभा के अंदर। तो बीजेपी तो यहां पर सब जगह अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन पता चलता है कि कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से कुछ राज्यों के अंदर है, मतलब लगभग 200-250 ऐसी सीटें हैं लोकसभा की जहां पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी डायरेक्ट है। तो ऐसी स्थिति में लगभग मान लीजिए 250 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारे, बाकी जगह ना उतारे। सीधा टक्कर है, मतलब या तो आपका प्रत्याशी पहले जीता था या वो सेकंड नंबर पर रहा था। ममता बनर्जी का ये फॉर्मूला है। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जैसे टीएमसी है तो पश्चिम बंगाल की जो रीजनल पार्टी है उसको अपनी जगह यानी कि अपना क्षेत्र बचाने का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी पश्चिम बंगाल में अगर यह बैठक सही रह गई। यानी एक प्रकार से आप यह समझिए, और यह कितना मुश्किल टास्क है यह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक ऐसे ही अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सेकंड नंबर पर रही थी चुनावों में। तो इसका मतलब यूपी के अंदर जितनी भी सीटें हैं उन पर विपक्ष की तरफ से केवल समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस केवल उन्हीं जगह पर अपना उम्मीदवार उतारेगी, जैसे रायबरेली जहां से वो सीट जीती थी या सेकंड नंबर पर रही थी। तो 80 लोकसभा सीटों में से मेजॉरिटी पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो इससे होगा क्या, अब उसको समझिए। अगर यह बात सही बैठ गई तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो उन लोगों को होगा जो इतने सालों से कोशिश करके अपने अपने राज्य में अपनी पार्टी की आवाज बने हुए हैं। उदाहरण के लिए बीजेपी के लिए, उदाहरण के लिए टीएमसी के लिए अधीर रंजन चौधरी जी कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ी मतलब वहां पर चैलेंज देकर खड़े हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी जी अगर आप जानते हो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और पश्चिम बंगाल से आते हैं। अगर विचार करें आप कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ने से इनकार कर दे तो उनका पॉलिटिकल कैरियर क्या होगा, जो इतने महीनों से, इतने सालों से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे राजनेताओं का क्या होगा? संभवतया या तो वो राजनीति छोड़ेंगे, क्योंकि जब चुनाव ही नहीं लड़ रहे, इतने सालों की जो मेहनत है वो बर्बाद हो गई। ऐसे उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए समाजवादी पार्टी को ही मौका दे दिया गया, तो इतने सारे राजनेता जो कांग्रेसी हैं, लंबे समय से कांग्रेसी जो मेहनत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में,
अपनी पहचान बनाने के लिए इतने सारे राजनेता, पार्टी कार्यकर्ता, जिन्होंने अपनी पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर किया हुआ है, अचानक उन्हें पता चलता है कि जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ते थे उन्हीं के लिए नारे लगाने हैं, तो उनका टिकट कट जाएगा। ऐसी स्थिति में भले ही ऊपरी किनारे के जो लोग हैं ये आपस में मिलने की सोच लें कि ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा दिखाई देता है एक ही बार में, कि ये सब लोग अपने अपने विजित क्षेत्रों में जाकर के अपने विजेताओं को, लेकिन इससे जो सबसे बड़ी चुनौती बढ़ती है वो क्या है कि इन लोगों के एक होते ही जो निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों की संख्या है। क्यों? क्योंकि जो पार्टी प्रत्याशी नाराज है, जैसे मान लीजिए कांग्रेस की ही बात करें तो कोई एक नेताजी हैं मान लीजिए उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने अपनी लगभग 15-20 साल की जमा पूंजी और पूरी मेहनत कांग्रेस को खड़ा करने में अपने क्षेत्र में लगाई, लेकिन अब कांग्रेस ने उनको उनका मनोवांछित परिणाम नहीं दिया, चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया। ऐसी स्थिति में वो पार्टी से नाराज हुए। पार्टी से नाराज होकर के वो क्या करेंगे? पार्टी छोड़ेंगे। छोड़कर क्या करेंगे? निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़े तो वो अपने पक्ष के जितने भी वोट हैं वो अपने साथ ले जाएंगे। इससे अगेन जो विपक्षी एकजुटता दिखाई पड़ती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इन सब के माध्यम से, उसको फिर से बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। यानी आप ऐसे सोचिए, जिस बीजेपी से लड़ने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी अपने को तो एक संगठित रखती है और विपक्ष में सबको लड़ाने के लिए एक साथ छोड़ देती है, उसके लिए तो काम और आसान कर दिया आपने। तीनों पार्टी मिलकर भले ही आपस में कह रही हो कि समाजवादी ही यूपी के अंदर चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो आप आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है जो नाराज है, इतने दिन से 10,000 कम से कम वोट लेके बैठा है, कांग्रेस का जो 50,000 वोट लेके बैठा है, जो बाकी अन्य पार्टी है वो वोट लेके बैठा है, बीजेपी ने अपने ही से मोटिवेट कर दिया उनको, बेटा जाओ तुम भी चुनाव लड़ लो। अब सबको चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय उतार दिया, तो वो अपने अपने कास्ट वोट बैंक सब लेके बैठ गए। उनको जो मिलना चाहिए था उससे ज्यादा तो उनको अपोजिशन की जगह सत्तारूढ़ पार्टी से फायदा मिल गया। तो ये जो प्रैक्टिकल चीजें दिख रही हैं, क्या ये पॉसिबल होंगी? ये बड़ा मतलब टिपिकल टास्क है। खैर, आने वाली चीजें हैं वो कैसे कैसे होंगी वो देखते चलिए। 10 से 12 जुलाई को अगली बैठक शिमला के अंदर आयोजित करने की बात की गई है। राहुल गांधी जी की क्या राय रही? तो उन्होंने कहा कि सभी पार्टीज में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। अच्छा, कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती क्या बन रहा है? कांग्रेस से कहा जा रहा है कि आप जहां पर या तो टॉपर रहे हो या सेकंड टॉपर रहे हो, आप वहां जाकर चुनाव लड़िए। पार्टी अगर सीटों का मुकाबला निकाले देखे तो पता चलता है कि 543 में से 227 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस या तो विजित थी या सेकंड लाइन में थी। ऐसी स्थिति में जो कांग्रेस कभी 400 से नीचे सीटों पर चुनाव नहीं लड़ी, अचानक 227 पर आ जाती है, तो बीजेपी के एक बहुत बड़े एजेंडे को दम मिलता है। और वो एजेंडा क्या था? उन्होंने पहले ही कहा था, बोले हमने तो पहले ही कहा था कि कांग्रेस एक दिन खत्म ही हो जाएगी देश में से। तो जो पार्टी पहले 543 पर लड़ती थी, 400 पर आई, 400 से 227 पर आई, तो इससे ज्यादा अवनति क्या होगी? तो ऐसी स्थिति में लोग इनके बड़े मीम बनाकर आनंद ले रहे हैं। जैसे राहुल गांधी जी पर बीजेपी वालों की तरफ से या फिर लोग जो डालकर पोस्टर वार जो चल रहा है, उसमें से एक तरफ देवदास की तस्वीर लगाई हुई है और एक तरफ राहुल गांधी जी की। देवदास के बारे में कहते पारों ने कहा ये छोड़ दो, बाबूजी ने कहा ये छोड़ दो, फलाने ने कहा ये छोड़ दो, एक दिन दुनिया कहेगी दुनिया छोड़ दो। राहुल गांधी जी के लिए दिखा रहे हैं, ममता जी ने कहा बंगाल छोड़ दो, आम आदमी पार्टी ने कहा पंजाब छोड़ दो, समाजवादी पार्टी ने कहा उत्तर प्रदेश छोड़ दो, एक दिन कांग्रेस कहेगी राहुल जी राजनीति छोड़ दो। इस प्रकार से मीम वॉर चल रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली असल मायने में कांग्रेस जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, जो देश की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक शासन में रही, उसके जिस प्रकार से सीट वोट शेयर के लिए कम होती जा रही है, वो अपने आप में कांग्रेस के लिए भी एक चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में क्या ये लोग अन्य राज्यों में, जैसे जब चुनाव पंजाब के अंदर हुए थे तो आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस का चुनाव था, मेजर जो इलेक्शन था, क्योंकि कांग्रेस की जो चन्नी सरकार थी उसके सामने ही तो भगवंत मान लड़ाई लड़ रहे थे। तो कांग्रेस को हराकर जो पार्टी बनाई हो वो आपस में कैसे मिल जाएंगे? तो ये अपने आप में बहुत सारे समीकरण हैं जिनको लेकर के लोग चुटकियां ले रहे हैं। खैर, कांग्रेस की तरफ से अपनी बयान जारी हुआ, इन्होंने भी अपनी तरफ से बातें रखी। इन्होंने कहा कि अभी देश को एक आने की जरूरत है, क्योंकि देश की नींव पर आक्रमण हो रहा है। विचारधारा की लड़ाई है, हम सब एक साथ खड़े हैं, थोड़ी असमानताएं हमारे बीच हो सकती हैं, लेकिन हम एक साथ जुड़ करके काम करेंगे। ठीक है। नीतीश कुमार जी ने भी ऐसे ही कहा कि साहब हम लोग आने वाले कुछ दिनों में और बैठक करेंगे, ये जो फिलहाल शासन है वो इतिहास बदलने का शासन चल रहा है, हम इतिहास नहीं बदलने देंगे। ममता बनर्जी जी ने भी यही कहा, जो कुछ पटना से शुरू हुआ वो बहुत बड़ा रूप लेता है, जन आंदोलन का रूप लेता है, ये जेपी आंदोलन की तरफ इशारा कर रही थी। ठीक है। तो बीजेपी अगर चुनाव दोबारा जीती तो वो संविधान ही बदल देगी, ऐसा लोगों के सामने बयान दिया गया। लालू प्रसाद यादव जी ने
ने भी ये कहा कि अमेरिका जाकर मोदी जी तो चंदन बांट रहे हैं और देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। तो आप ममता बनर्जी को देख सकते हैं, हम लोग एक साथ हैं और हम सब साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। तो अब देख करके कितना सटीक लगता है कि ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी बंगाल से, तो बंगाल में एमपी की सीटें उनकी जीत गई। ऐसे अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, कोई उनके खिलाफ विपक्ष में लड़ेगा नहीं, तो चलो इनके यहां से ये चुनाव जीत गए। ऐसे महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो एक होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो वो सब एक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इन लोगों का जो कुल मिलाकर के कॉमन एजेंडा निकला वो ये था कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक ही प्रत्याशी उतारेंगे, भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का एक नया नाम रखेंगे, यूपीए नहीं रखा जाएगा। तीसरा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखेंगे। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का मतलब है किन किन चीजों पर आम सहमति, अगर चुनाव जीत गए तो किस प्रकार से, कि भाई कौन क्या जिम्मेदारी लेगा चुनाव जीतने के बाद। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला करेंगे और उसके बाद में दिल्ली का अध्यादेश, अगर आपको मालूम हो तो केजरीवाल सरकार के खिलाफ, जो दिल्ली सरकार के खिलाफ एक अध्यादेश आ रखा है एनडीए शासन में, वो क्या है कि जितनी भी चीजें हैं भाई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली की सरकार ही फैसला करेगी आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर का, उस पर हमने वीडियो भी किया है। सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश ला दिया और वो पावर उनसे ले ली। तो दिल्ली सरकार ये चाहती है, यानी केजरीवाल सरकार ये चाहती है कि उनके खिलाफ जो अध्यादेश आ रखा है, सारा विपक्ष सबसे पहले उसे अपनी टॉप प्रायोरिटी माने। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात को एड्रेस ही नहीं किया गया, यानी उस विषय पर किसी ने बात ही नहीं की। इससे केजरीवाल जी नाराज हो गए, तो वो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। 15 पार्टियों के जो 27 नेता शामिल हुए उनमें तो थे वो, लेकिन इस मीटिंग के अंदर आने के बावजूद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के, जहां जाकर के सबके सामने ये बोलना था कि हाँ भाई हम साथ में हैं और सब लोगों ने सहमति बना ली है, वो उसमें ना जाकर के अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। तो आप यहां पर देखें केजरीवाल जी ने कहा कि कांग्रेस केंद्र सरकार के काला अध्यादेश पर अपना रुख साफ नहीं कर रही है और हम उसके साथ किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। यानी इस बैठक के परिणाम जो है वो आने वाले एक ही दिन में, मतलब शुक्रवार को बैठक हुई, आज आप शनिवार में, इतने देर में तो मतलब काम बिगाड़ा वाला काम शुरू हो गया। यानी कि जब यहां शामिल हुई थी आम आदमी पार्टी और वो बैठक के अंदर भी गई लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गई, तो यहां पर क्या हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह आम आदमी पार्टी ने अपना ही एक स्टेटमेंट ट्विटर से जारी कर दिया और क्या कहा कि भाई देखो बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो जून 23 को मिली थी, हम उसका समर्थन तभी करेंगे जब वो हमारे अध्यादेश का समर्थन करेंगी, क्योंकि फिलहाल दिल्ली सरकार पर आंच आई हुई है, अगर आप हमारे साथ नहीं तो हम आपके साथ नहीं। ये आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। इनके पास में इंटरनल सोर्सेज से ये बात पता चली है इन्हें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में समझौता हो चुका है। किस बात को लेकर के, कि दिल्ली में जो अध्यादेश आया है उसके खिलाफ हमें कुछ नहीं कहना है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर इनके जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की, इनका कहना है कि जब कांग्रेस हमारे साथ ही नहीं है तो हम उसके साथ क्यों हों। तो ये परिणाम तुरंत आने शुरू भी हो गए थे। फिर खड़गे साहब से पूछा गया कि खड़गे साहब ये बताइए, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आप लोगों ने कुछ कहा नहीं अध्यादेश के बारे में। तो खड़गे साहब ने कहा कि जरूर कहेंगे भैया हम भी, लेकिन पहले दिल्ली पहुंचने दो। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आप, इन्होंने कहा पहले हमको दिल्ली पहुंचने दो, हम प्रॉपर उस पर पहले रणनीति बनाएंगे कि कैसे संसद में उसका किनारा किया जाए, क्या किया जाए, सारी बातें हम वहां जाकर करेंगे, ठीक है। इस बीच में ये मीम वॉर चल रहा है। अब ये किसी भी प्रकार से ये तो लिखा हुआ नहीं है कि बीजेपी ने लिखा है, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि इसका फायदा किसको मिलेगा, जो फायदा मिलेगा उसी ने कहा होगा। ऐसे ही पोस्टर वॉर चल रहा है, पोस्टर कोई भी छपवा के लगवा दे रहा है, नाम अपना नहीं डाल रहा है किसने, लेकिन स्वाभाविक सी बात है ना, इस तरह के पोस्टर से कैसे लाभ होगा। तब मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी और इनका लालू प्रसाद यादव जी का वो दिखाया, इसमें आजा मेरी गोदी में बैठ जा, पर मतलब गजब तरीके से। अब ऑब्वियस सी बात है ना, जिसके खिलाफ ये सब एक हो रहे हैं वो भी तो लोगों को बताएंगे ना कि ये लोग क्या हैं और किस तरह से सोचते हैं, तो फिर वो अपनी अपनी चीजें चला रहे हैं। इस बीच में जम्मू के अंदर अमित शाह जी के द्वारा बयान दिया गया। इन्होंने कहा कि देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि ये लोग कभी एक होंगे ही नहीं, और अगर एक हो भी गए तो ये हमारे 300 सीट से जीतने से हमको नहीं रोक पाएंगे, ऐसा अमित शाह जी के द्वारा कह दिया गया। कहने का मतलब ये कि ये भी भाई ऑब्वियस सी बात है, इनके मन में भी तो ये डर होगा कि यार ये फॉर्मूला काम कर गया तो हमारी सरकार दोबारा नहीं आएगी। लोकतंत्र में ये चीज़ अच्छी होती है कि चुनाव में सब अपने अपने तरीके से जनता को कन्विंस करें, अपने अपने पॉइंट्स बताएं। तो ये अपने पॉइंट्स बताने लग रहे हैं।
स्मृति ईरानी ने कहा कि भाई साहब मैं तो इस बात से खुश हूं कि कम से कम ये लोग ये बताने में तो कामयाब हुए कि हम मोदी जी के खिलाफ अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते, हमारी तो इसी में जीत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलने लगी। फिलहाल के लिए 2024 के इलेक्शन होने बाकी हैं। 2024 के जब इलेक्शन होंगे तब देखते हैं कौन सी पार्टी क्या रहेगी। 543 सीटों के ऊपर जो भी होगा आपको हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल गवर्नमेंट के अंदर 328 सीटों के साथ एनडीए है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने लगी कि क्या पूरा अपोजिशन एक साथ आ गया? नहीं। जैसे जो उड़ीसा की बीजू जनता दल है वो नहीं आई, जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी है वो नहीं आई, इसी प्रकार से तेलंगाना की बीआरएस है वो नहीं आई, और असुद्दीन ओवैसी जो है वो नहीं आए, आम आदमी पार्टी वो नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन जो 210 सीटें कुलाल फिलहाल जीत पाया था वही अभी एक साथ आया, बाकी लोग भी उनके साथ सारे नहीं आए हैं। तो अभी इसमें काफ़ी सारे प्लस माइनस होने बाकी हैं। आने वाले समय में ये क्या फॉर्मूला आता है वो आपको अपडेट किया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस के लिए ये जरूर है कि कांग्रेस को 227 सीटों का ही आता हुआ मामला दिख रहा है अगर ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेट हो गया। जहां जहां कांग्रेस फर्स्ट विनर अप रही है या सेकंड रनर अप रही है वहां पर ही ऐसी चीजें होंगी। तो क्या कांग्रेस अपनी सीटें पूरी तरह कुर्बान कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल मंत्रणा क्या होती है, ममता दीदी की कौन सी बात मानी जाती है, ये सब देखने होगा। बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस राजी हो जाएगी इन सब बातों को लेकर के। तो बहुत सारे कयास में एक कयास ये भी है कि हाँ राजी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अल्टीमेटली वोट शेयर बढ़ाने की लड़ाई है। पहले बीजेपी को हटाएंगे तब जाकर ना जीत पाएंगे, तो उसको हटाने के लिए एक साथ हुआ जाए तो ये प्रयास संभव है। क्योंकि जहां 37% के साथ बीजेपी कुल सत्ता में आई थी वहां अदर्स ने 32% सीटें जीत ली थी 2019 इलेक्शन में। तो इसलिए संभावनाएं विकट मानी जा रही हैं कि संभव तो कुछ भी है। खैर जो भी चीजें होंगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए जो अन्य बालक हैं वो अन्य खबरों से साथ साथ इस बात से भी अपडेटेड रहें कि आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें आप अपनी राय भी लिख सकते हैं।